नमस्कार दोस्तों, मिश्रा सर माइनिंग क्लास में पुनः आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आप देखिएगा कि एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है। इसको आज हम लोग समझने वाले हैं दोस्तों। नेट प्रेजेंट वैल्यू से आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट फायदेमंद प्रॉफिटेबल रहेगी कि नहीं रहेगी, उसको हम लोग एनपीवी से जानते हैं दोस्तों। ये हम प्लान करते हैं इन्वेस्टमेंट करने के पहले, हम लोग प्लान करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए दूं कि एक आप प्रोजेक्ट खोलने वाले हो, ओपन कास्ट माइन खोलने वाले हो, और इस ओपन कास्ट माइन में जो आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो एक छोटी सी माइन ही है, आप सेल्फ कर रहे हो, उसमें आप जो है 5 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो। कोई भी बिजनेस है, मान के चलो आपकी ओपन कास्ट खान है जिसमें 5 लाख आप इन्वेस्ट कर रहे हो। ये 5 लाख रुपए जो है कैश इन फ्लो कहलाएगी दोस्तों। क्या कहलाएगी? जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो इन फ्लो कहलाएगी, इन फ्लो कहलाएगी, पहली चीज। अब दूसरी चीज दोस्तों कि ये जो 5 लाख आपने इन्वेस्टमेंट किया जिससे आप सॉवेल और डंपर खरीदे, बाय द वे छोटी सी खरीदे हैं, तो वो सॉवेल डंपर खरीदने के बाद जो पहले साल आपको कोयला निकली है, देखिएगा इस टेबल में मैं बताने का कोशिश किया हूं कि पहले साल जो कोयला निकली, रिटर्न जो आया उसको बेचने पर वो 60,000 रुपए है। तो उस 60,000 का जो एक साल बाद मिलने वाली है, उसकी आज के डेट में, जब आप खदान नहीं खोले हैं, आज के डेट में प्लान कर रहे हैं, तो उस 60,000 की अभी वर्तमान समय में वैल्यू क्या होगी? कम ही होगी दोस्तों, क्योंकि एक साल बाद आपको 60,000 मिलने वाली है। और वो आज उस 60,000 की वैल्यू प्रेजेंट में क्या होगी, उसको निकालने के लिए फॉर्मूला है दोस्तों, जो फ्यूचर वैल्यू जो एक साल बाद मिलने वाली है, जिसको हम लोग कहते हैं फ्यूचर वैल्यू। तो ये फ्यूचर वैल्यू है, ये जो है आपका फ्यूचर वैल्यू है, FV मतलब फ्यूचर वैल्यू है। और यहां पर फ्यूचर वैल्यू को आप डिवाइड करते हो 1 प्लस इंटरेस्ट से, 1 प्लस इंटरेस्ट के पावर n से। n क्या है दोस्तों मैं बताता हूं, समझाता हूं आपको। यहां पर देखिएगा फ्यूचर वैल्यू एक साल बाद आपको मिलने वाली है 60,000, उसको आप 1 प्लस इंटरेस्ट, बाय द वे आप उससे इंटरेस्ट जो है 15% चाह रहे हो, तो वो आप 15% यानी कि 0.15 और 1 को ऐड करोगे तो 1 प्लस 1.15 के आएगा। और ये मैं पहले साल का यहां नहीं निकाला हूं, दूसरे साल का निकाला हूं दोस्तों। अगर पहले साल का निकालता तो यहां पर पावर 1 लगाता, तो 1 अगर लगाते हैं, पहले साल का निकालते हैं, तो ये आती है प्रेजेंट वैल्यू दोस्तों 52,174 रुपए। कहने का मतलब कि जो आप प्लान कर रहे हैं सॉवेल डंपर खरीद करके इन्वेस्ट करने के लिए, कोयला निकालने के लिए, तो पहले साल आपको वो जो 5 लाख इन्वेस्ट किए उसका रिटर्न कितना रहा है? 60,000। लेकिन उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? 52,174 दोस्तों। तो ये एक टाइम वैल्यू है दोस्तों, जो कि फ्यूचर में जो मिलने वाली होती है पैसा, उसका प्रेजेंट में अनुमान लगाते हैं कि उसकी वैल्यू क्या होगी। अब दूसरे साल दोस्तों आपको फिर से जो है 60,000 रिटर्न आ रही है, तो दूसरे साल भी 60,000 अगर रिटर्न आ रही है तो उसको भी हम लोग जो है कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूले से, जो कि 60,000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.15 के पावर में 2 लगा दिया हूं, क्योंकि दूसरे साल निकाल रहे हैं। इसको कैलकुलेट करने के बाद आपकी आ रही है 45,368 रुपए। 2 साल बाद जो आपको 60,000 फिर से मिलेगी, उसकी आज के समय में जो वैल्यू है वो 45,368 है दोस्तों। अब यहां पर देखिएगा तीसरे साल मान के चलिए कोयला बेचने से आपको 80,000 रिटर्न आती है, तो 80,000 3 साल बाद रिटर्न होगी। लेकिन उस 80,000 का आज के समय में जो प्रेजेंट वैल्यू होगी वो क्या होगी दोस्तों? तीसरे साल 80,000 आपकी रिटर्न आ रही है, फ्यूचर वैल्यू है, और आपके जो 1 प्लस जो इंटरेस्ट है उसको आप पावर में दे देते हैं 3 और इसको कैलकुलेट करते हैं, तो तीसरे साल देखिएगा उस 80,000 का जो प्रेजेंट वैल्यू है, आज की वैल्यू है, वो 52,601 रुपए आती है दोस्तों। फिर चौथे साल आप देखिए, मान के चलिए चौथे साल आपने 80,000 फिर से रिटर्न प्राप्त किया कोयला बेच करके, और चौथे साल आप उस सॉवेल डंपर को बेच देते हैं।
उससे आपको 1 लाख रुपया और मिल गई। तो कितनी रिटर्न आ रही है? 1 लाख रुपया बेचने से जो मिल रही है वो, और दूसरी चीज की 80,000 कोयला बेचने से जो मिल रही है, तो टोटल 1,80,000 रिटर्न आ रही है। तो ये 1,80,000 जो रिटर्न आ रही है चौथे साल बाद, यानी कि ये इसकी फ्यूचर वैल्यू हो गई, जो कि फ्यूचर वैल्यू 1,80,000 डिवाइडेड बाय 1.15, जिसके पावर में ईयर आपको लगाना है, चौथे साल है, 4 ईयर लगाना है। अब इसको कैलकुलेट करिए तो देखिए आपको आ रही है 1,80,000 चौथे साल बाद। इसकी जो 1,80,000 है उसकी आज के समय जो प्रेजेंट वैल्यू है 1,02,915 रुपए हुई दोस्तों। तो यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू जो 1, 2, 3, 4 साल की आई है आपके पास इनकम, जो प्रेजेंट वैल्यू हुई है, उस प्रेजेंट वैल्यू को आप क्या कहते हो? आउटफ्लो, यानी कि आपकी आ रही है, आउटफ्लो हो रही है। तो 1 + 2 + 3 + 4 इन चारों को जोड़ते हैं तो 2,53,058 रुपए आती है दोस्तों। 2,53,058 रुपए आती है। और कैश इनफ्लो, आप इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हैं? 5 लाख कर रहे हैं, आ रही है आपको 2,53,058 रुपए आज के समय में। लेकिन आप 5 लाख इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये कैश इनफ्लो को घटाना है। किससे घटाना है? आउटफ्लो से, जो आपकी आउटफ्लो है। देखिए मैं यहाँ पर एनपीवी की फार्मूला लिखा हूं, यहाँ पर एनपीवी के बीसी को लिखा हूं, आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो माइनस कैश इनफ्लो, आउट माइनस इन। तो कैश आउटफ्लो 2,53,058 थी, माइनस 5 लाख किए, तो यहाँ पर वैल्यू जो आ रही है क्या दोस्तों? माइनस में आ रही है 2,46,941 रुपए। यानी कि जब एनपीवी माइनस में आती है दोस्तों, तो वो इन्वेस्टमेंट लाभदायक नहीं होता है, प्रॉफिटेबल नहीं होता है, वो लॉस देगा आपको। इसलिए इसमें आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे दोस्तों। एनपीवी से हम लोग ये समझते हैं कि हमको जो इन्वेस्टमेंट हो करने वाले हैं, ये इन्वेस्टमेंट हमको लाभदायक होगी कि नहीं, प्रॉफिटेबल होगी कि नहीं, ये हम लोग जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों। अब इसका मैं डेफिनेशन देखिए लिखने का प्रयास किया हूं शब्दों के रूप में। किसी भी इन्वेस्टमेंट, मैं यहां सॉइल डंपर लगा दिया हूं कि एक सॉइल के साथ 3 डंपर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो किसी भी इन्वेस्टमेंट की एनपीवी यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू यानी साइजिंग जानने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट से, जो हम 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए हैं, इन्वेस्टमेंट से भविष्य में मिलने वाली कुल कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू को, कुल कैश फ्लो की जो ये कुल कैश फ्लो निकली 1 + 2 + 3 + 4, वो कुल कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू को आज इन्वेस्ट की जाने वाली राशि से, यानी कि जो आज इन्वेस्ट कर रहे हैं 5 लाख, आज इन्वेस्ट की जाने वाली राशि कैश आउटफ्लो जिसको कहते हैं, में से घटाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है ये देखें कि कैश आउटफ्लो से इसको घटाए, तो एनपीवी की फॉर्मूला गई, एन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। ये 5 लाख की वैल्यू जो है उससे घटाए तो ये जो है अपनी माइनस 2,46,941 रुपए आई। यहाँ पर उसी एग्जाम्पल को मैं यहाँ पर क्लियर किया हूं दोस्तों। तो इस तरह से नेट प्रेजेंट वैल्यू हम लोग समझ लिए दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में जो ये मैं पढ़ाया हूं, ये फर्स्ट क्लास माइन मैनेजर, सेकंड क्लास माइन मैनेजर और ओवरमैन तक के एग्जाम में ये एनपीवी, पे बैक पीरियड और डेप्रिसिएशन जैसे वर्ड का प्रश्न आने लगा है दोस्तों। फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में तो आ ही रही है, ओवरमैन के भी क्लास में प्रश्न में आने लगा है दोस्तों। मैं आपको दिखाता हूं फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास वाले दोस्तों। देखिए जो 2021 के जो प्रश्न थी, 2021 ओवरमैन का जो प्रश्न था उसमें आप देखिएगा तो यहां पर आपको पूछा हुआ है एनपीवी, पे बैक पीरियड और डेप्रिसिएशन, पे बैक पीरियड डेप्रिसिएशन, इसकी भी यहां पर प्रश्न ओवरमैन के क्लास में करने लगी है दोस्तों। अब आप ये देखिए प्रश्न नंबर 1 ही थी ओवरमैन का, ये जो एग्जाम हुआ था उस प्रश्न नंबर 1 ही थी। ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ओवरमैन अनरिस्ट्रिक्टेड 2021 का प्रश्न जो कि 2021 में पूछी गई थी। देखिए दोस्तों ये रहा आपका ओवरमैन का पहला प्रश्न। इसमें क्या कहता है, यहां पर देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 1, सॉवेल डंपर साइजिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ। सॉवेल डंपर की जो साइजिंग है, साइजिंग यानी कि वही बात हो गई क्या दोस्तों,
उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू पता करना कि सॉवेल डंपर खरीद करके आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो सॉवेल डंपर से जो कोयला निकलेगी वो आपको फायदेमंद रहेगी कि नहीं, प्रॉफिटेबल रहेगी कि नहीं, वो किस आधार पर तय की जाती है दोस्तों। अभी मैं पिछले वीडियो में ही पे बैक पीरियड समझा दिया हूं दोस्तों, एनपीवी समझा दिया, अभी भी मैं डिप्रिसिएशन समझा दिया, टोटल प्रॉफिट समझा दिया, नन ऑफ दी एबव एक ऑप्शन और दिया हुआ है। तो यहां पर आप जो सॉवेल डंपर की साइजिंग जो निर्धारित करते हैं वो आपका बी नंबर यानी कि एनपीवी से ही जो है निकालते हैं दोस्तों। जैसा कि मैं यहां पर आपको बता चुका हूं कि पे बैक पीरियड वह टाइम टेकन पीरियड है जिसमें प्रोजेक्ट के अर्निंग से ओरिजिनल कॉस्ट रिकवर्ड हो जाता है दोस्तों। इस ग्राफ को मैं पहले पिछले वीडियो में ही समझा चुका हूं कि एक्स एक्सिस पर आप टाइम इन ईयर लेते हो और वाई एक्सिस पर जो है आप क्या लेते हो, कैपिटल इन रुपीज लेते हो, और वो धीरे धीरे जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाती है, बैंक से लोन लेते जाते हैं और रिटर्न हो जाती है। तो वह टाइम टेकन पीरियड है जिसमें जो है टोटल इन्वेस्टमेंट आपका रिकवर्ड हो जाता है, आपका लोन चुकता हो जाता है, वही कहलाती है पे बैक पीरियड। और अर्निंग का मतलब मैं यहां फिर से बता दे रहा हूं दोस्तों कि अर्निंग मीन्स होती है डिप्रिसिएशन के पहले परंतु टैक्स डिडक्शन के बाद का प्रॉफिट होता है। डिप्रिसिएशन क्या होती है दोस्तों, ये भी जो है आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा है। वस्तुओं जो आप टेंजिबल वस्तु होती हैं जिसकी घिसावट के बाद, जिसका यूज के बाद उसकी वैल्यू घट जाती है, तो जैसे बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीन है, ये वस्तुएं टेंजिबल वस्तुएं कहलाती हैं कि कीमत कम हो जाने की प्रक्रिया को ही डेप्रिसिएशन कहते हैं दोस्तों। अब यहां पर देखिएगा एनपीवी को मैं फिर से जो आपको बोर्ड में समझाया हूं यहां पर क्लिक लेकर के लोड कर दिया हूं। किसी भी इन्वेस्टमेंट जैसे सॉवेल डंपर की एनपीवी साइजिंग जानने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट से भविष्य में मिलने वाली कुल कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू को आज इन्वेस्ट की जाने वाली राशि यानी कैश आउटफ्लो से घटाते हैं। तो यहां पर एनपीवी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, जहां पीवी की फॉर्मूला मैं फ्यूचर वैल्यू बटे में 1 प्लस इंटरेस्ट की पावर एन लिख दिया हूं दोस्तों। एक एग्जांपल के लिए मैं यहां पर फिर से लिख दिया हूं कि एक साल बाद सॉवेल डंपर से कोल निकालकर सेल करने पर यदि 60,000 रुपए मिलने वाली है और 15% हर साल रिटर्न चाहते हैं तो 60,000 का प्रेजेंट वैल्यू यहां 52,174 रुपए है दोस्तों। तो ये मैं बोर्ड का क्लिक डाउनलोड कर दिया हूं। इस तरह से आप उस प्रश्न में बी नंबर जो है उसको टिक लगाते हुए आगे बढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अब 2 के ऊपर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 में फिर मैं यहां पर पे बैक पीरियड को फिर से डिटेल में अपना नोट्स को डाउनलोड कर दिया हूं दोस्तों। इसको और अच्छे से आप पढ़ करके समझ लीजिएगा। जो मैं समझाया हूं उसी को यहां पर क्लियर किया हुआ है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं दोस्तों। देखिए यहां पर क्या कहता है, pit slope is the angle made by the imaginary line joining। यानी पिट स्लोप एंगल की डेफिनेशन पूछ रहा है दोस्तों। पिट स्लोप एंगल ओपन कास्ट खान में जो बेंच तैयार होती है उसकी जो बॉटम मोस्ट बेंच होती है। देखिए दोस्तों मैं एक बेंच बनाने का कोशिश किया हूं। यहां पर ये बॉटम नंबर 3 नंबर बेंच है और ये जो है टॉप बेंच है। ये टॉप बेंच का जो कॉर्नर होता है दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट, CREST, क्रेस्ट बोलते हैं। इसको याद रखिए, टॉप मोस्ट बेंच का ये क्रेस्ट है। और यहां पर देखिएगा ये बॉटम मोस्ट बेंच, ये जो बेंच है बॉटम मोस्ट बेंच का ये क्या है, टो है। टो यानी पैर की अंगूठा है, पैर की अंगूठा जिसको हम लोग बोलते हैं टो ऑफ द बॉटम ऑफ बेंच। इस लाइन, इस दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है, इमेजिनरी लाइन है, वही इमेजिनरी लाइन हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाती है, जो थीटा से मैं शो किया हूं, वही पिट स्लोप एंगल कहलाती है दोस्तों। तो यहां पर ऑप्शन ए में कुछ और लिखा था, बी में कुछ और लिखा था, बी में लिखा था, सी में लिखा था, डी में लिखा था, ई में लिखा था, उसको मैंने लिखा हूं। यहां पर डायरेक्ट जो आंसर दी हुई है, जो सही डेफिनेशन है, जो पिक्चर में मैं आपको समझाया हूं दोस्तों, वही जो है लिखा हूं। टॉप मोस्ट क्रेस्ट ऑफ दी बेंच, टॉप मोस्ट क्रेस्ट ऑफ द बेंच टू बॉटम मोस्ट टो ऑफ द बेंच, यानी कि जो टॉप मोस्ट बेंच है उसका आप क्रेस्ट को और बॉटम मोस्ट बेंच का जो टो है उसको मिलाने वाले जो इमेजिनरी लाइन है उसी को हम लोग कहते हैं इमेजिनरी लाइन। यहां पे लिखा हुआ है दोस्तों, इमेजिनरी लाइन ही क्या कहलाती है, पिट स्लोप एंगल कहलाती है दोस्तों। इस तरह से आप बी नंबर जो आंसर है उसको टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़िए दोस्तों। अब यहां पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है
of the given types of geological discontinuities and disturbance are most common in Indian coal field। यानी कि जो जियोलॉजिकल कंटिन्यूटीज है, डिसकंटिन्यूटीज है, जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस जो फोल्ड, फॉल्ट, डाइक, ये सब जो सील पाए जाते हैं वो इंडियन कोल फील्ड के लिए मोस्ट कॉमन क्या है दोस्तों? तो ओवरमैन के कैंडिडेट्स यहां पर फॉल्ट क्या होती है, फोल्ड क्या होता है, वाश आउट क्या होती है, इग्नियस इंट्रूजन क्या होता है, रोल कोल क्या होता है, ये आपको जो ऑब्जेक्टिव में दी है वो समझने का प्रयास करना है दोस्तों। इस पेज में मैं अपने नोट्स का जो पेज है वो मैं डाउनलोड करके रखा हूं दोस्तों, अपलोड करके रखा हूं। देखिए जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जिसको फोल्ड हम एक लिए हुए हैं, फोल्ड का डेफिनेशन क्या आता है? अंडुलेटिंग स्ट्रक्चर या बेंडिंग स्ट्रक्चर ऑफ कोल सीम या रॉक ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी। टेक्टोनिक एक्टिविटी मतलब कि पृथ्वी के हलचल के कारण जो हम लोग का जो अंडुलेटिंग स्ट्रक्चर कोल सीम का या रॉक का या बेंडिंग स्ट्रक्चर जो अंडरग्राउंड माइन में या ओपन कास्ट माइन में हमको दिखाई देती है वही कहलाती है फोल्ड। इसमें दो पार्ट आते हैं दोस्तों, हमको जो है इस टाइप का दिखाई देगा उथला हुआ, या तो इस टाइप का दिखाई देगा। तो ये जो उथला हुआ दिखाई देता है उसको एंटीक्लाइन कहते हैं। इंक्लाइंड एंड अपवर्ड डायरेक्शन में बेंट होता है। इसका अमलाबाद सीम है वहां पर ज्यादा ये देखने को मिलती है और इसमें गैस पाए जाने की संभावना रहती है दोस्तों। इसी तरह से जब गड्ढा आपको दिखाई देता है, ट्रफ दिखाई देता है, तो ट्रफ ही सीनक्लाइन कहलाती है। इंक्लाइंड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में बेंट होती है दोस्तों, जिसको ये महुदा जो कोल सीम है, जिसका बेसिन में महुदा बेसिन में जो है जो कोल सीम है वहां पर आपको ये ज्यादा देखने को मिलती है, जिसमें पानी की खतरे की संभावना बनी रहती है दोस्तों। तो ये तो हो गई फोल्ड। अब आप फॉल्ट का डेफिनेशन याद रखिए दोस्तों। देखिए फॉल्ट मैं बताऊं, फॉल्ट इज ए फ्रैक्चर और डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोल सीम और रॉक ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी ऑफ अर्थ। टेक्टोनिक एक्टिविटी के अर्थ के टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण जो अर्थ में जो टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण जो कोल सीम में या पत्थर में फ्रैक्चर उत्पन्न होता है उसी को फॉल्ट कहते हैं। यानी पृथ्वी के अंदरूनी हलचल के कारण कोल सीम या रॉक स्ट्रक्चर टूट करके टूटा भाग ऊपर या नीचे डिस्प्लेस्ड हो जाता है, टूट जाता है, जिससे फॉल्ट कहते हैं, जिसमें प्लेन के तहत जिस प्लेन के तहत रॉक टूटता है उसे फॉल्ट प्लेन कहते हैं। दोस्तों देखिए ये कोल सीम यहाँ पर ऐसे थी पहले और ये टूट करके ये नीचे चली गई, ऊपर वाला भाग एक पार्ट हो गया, दूसरा भाग एक पार्ट हो गया। अब यहाँ के पॉइंट को जब हम लोग इससे मिलाते हैं तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होती है यहाँ से यहाँ तक का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट उसको बोलते हैं हीव। ये पूछ सकता है दोस्तों कि हीव क्या होता है? फॉल्ट में जो हीव होती है वो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होती है, जो ब्लॉक का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होती है, और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो होती है यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है रॉक का, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो थ्रो कहलाती है दोस्तों। यहां पर मैं टाइप बताने का कोशिश किया हूं। अब यहां पर देखिए दोस्तों इस पेज में इग्नियस इंट्रूजन है जिसमें डाइक और सील आते हैं। तो डाइक जो है वर्टिकल वॉल लाइक इग्नियस रॉक होती है दोस्तों, जो कि कोल सीम या पत्थर को चीरती हुई चली जाती है। सील जो होती है हॉरिजॉन्टल चादर जैसी फैली हुई इग्नियस रॉक फैली होती है दोस्तों, जिसको पढ़ करके ये जो चादर फैली हुई है इसी को सील कहा जाता है। और ये सील और डाइक ये दोनों का डेफिनेशन आप याद रखिए, और साथ में यहाँ एंटीक्लाइन को फिर से मैं बताने की कोशिश किया हूं। चौथा वर्ड है दोस्तों वॉश आउट। वॉश आउट क्या होती है? कोल सीम का वह भाग जहां से कोल मास का कुछ भाग या पूरा भाग वॉश्ड अवे हो गया होता है, उसको वॉश आउट कहते हैं। जैसे ये कोल सीम है दोस्तों, यहां पर देखिएगा कि ये जो पूरा भाग है कोयले का, ये जो है यहां से कोयला गोल हो गया और पत्थर के कमजोर पत्थर भरे हुए हैं। तो जब आप इसमें गैलरी चलाइएगा तो आपको रूफ जो है झुका हुआ मिलेगा, कमजोर मिलेगा। इसी को जो यहाँ से कोल सीम उठ गई है और कोल सीम की थिकनेस बहुत कम दिखाई देगी, तो कभी जब पूरा का पूरा कोल सीम गोल हो जाता है तो इसी भाग को हम लोग कहते हैं वॉश आउट, जो कि रिवर एक्शन के कारण से होता है या ग्लेशियर एक्शन के कारण से होता है या वेदरिंग के कारण होता है या हवा विंड के कारण से होता है। तो इसमें ढीले पत्थर बालू भर जाते हैं, इसको बोलते हैं वॉश आउट दोस्तों। अब ये जो
आपके फॉल्ट थे, फोल्ड थे, वॉश आउट थे, इग्नियस इंट्रूजन थे, जिसको सील डाइक कहते हैं, रोल कहते हैं। तो नंबर ऑफ जब आपको फ्लोर या उठा हुआ, रूफ झुका हुआ मिलता है कोयले सीम में, तो उसको हम रोल कॉल बोलते हैं दोस्तों। तो भारत में अधिकांशतः जो जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस पाई जाती है वो फॉल्ट है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों जो आज आपने ओवरमैन का प्रश्न किया, साथ ही फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में पूछे जाने वाली पेबैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू और डेप्रिसिएशन का मतलब समझा दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं आप अधिक से अधिक लोगों में शेयर करके ये एनपीवी, डेप्रिसिएशन, पेबैक पीरियड और बाकी वर्ड को क्लियर कराइएगा, दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा और मिश्रा माइनिंग क्लास को सब्सक्राइब करते हुए नेक्स्ट क्लास को फिर से जो डाउनलोड किया हुआ रहेगा उसको देखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।